नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा के कौशल, और कौशल में अपन तीसरा कौशल अध्ययन कर रहे थे, और तीसरे कौशल के रूप में अपन पठन कौशल का अध्ययन कर रहे थे। तो चलिए बढ़ाते हैं कक्षा को आगे। और पठन कौशल के संबंध में कल की क्लास में अपनों ने देखा था कि भाई जो पढ़ा जाता है वो मुख्य तौर पर दो प्रकार से पढ़ा जाता है। कौन कौन सा? एक तो सहस्वर और एक मौन। सहस्वर में आप अभिव्यक्ति के साथ पढ़ते हैं। अभिव्यक्ति कौन सी? बाहरी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति दोनों में होती है, अभिव्यक्त आप दोनों में करते हैं, परंतु जो सहस्वर वाचन होता है उसमें आप बाहरी अभिव्यक्ति करते हैं, दूसरे लोगों को सुनाते हैं। जबकि जब मौन वाचन कर रहे हैं तो आप अपने आप को ही अभिव्यक्ति देते हैं, आप अपने आप को ही सुनाते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार से पठन किया जा सकता है। उनमें यदि सहस्वर कौशल की यदि अपन बात करें तो जो सहस्वर कौशल होता है उसमें सहस्वर वाचन किया जाता है। स्वर के साथ वाचन, ध्वनि के साथ वाचन। स्वर के साथ, ध्वनि के साथ वाचन करने का मतलब है कि आप बोलते हुए, आप पढ़ते हुए सुन रहे हो किसी को, कोई आपको सुन रहा है, ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या है? प्रमुख रूप से सहस्वर वाचन का उद्देश्य क्या हो सकता है? सबसे पहले तो अपन ये बात कह सकते हैं कि सहस्वर वाचन करवाने का एक मौलिक उद्देश्य होता है, और वो ये होता है शुद्धोच्चारण। शुद्धोच्चारण की योग्यता का विकास करना, यानी शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास है बालक को करना। आपने देखा होगा कि स्कूल में होता है, कॉलेज स्तर पर, उच्च स्तर पर तो ऐसा नहीं होता। स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों को खड़े करके और उन्हें पढ़ने के लिए कहता है, तो विद्यार्थी पढ़ते हैं तो शिक्षक पूरा ध्यान देता है, और जहां पर भी वो गलत उच्चारण करते हैं वहां पर शिक्षक उन्हें समझाता है, उन्हें उच्चारण करके बताता है, उन्हें बताता है कि किस प्रकार से किस ध्वनि का उच्चारण शुद्ध रूप में हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो मौलिक उद्देश्य है वो तो यही हो सकता है कि उच्चारण शुद्ध करने की जो योग्यता है उसका विकास करना इसका उद्देश्य हो सकता है। दूसरी बात यदि अपन बात देखें तो देखिए, जो भी पढ़ने के दौरान यति आती है, यति का मतलब होता है ठहराव, गति का मतलब होता है क्रम, यति गति, लय का मतलब उतार चढ़ाव। तो यति गति लय साथ विराम चिन्ह, यानी कहां पर कितना रुकना है। तो जो यति होती है, गति होती है, लय होता है, उतार चढ़ाव होता है और विराम चिन्ह होता है, को ध्यान में रखकर उच्चारण की क्षमता का विकास करना, ये होते हैं सहस्वर वाचन के उद्देश्य। शुद्ध उच्चारण करवाना ही एकमात्र उद्देश्य है। अब शुद्ध उच्चारण में ये सारी की सारी चीजें शामिल की जाती हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे मौन वाचन के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। मौन वाचन अब मौन वाचन के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो, और महत्वपूर्ण बात, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना ही मौन वाचन का प्रथम उद्देश्य माना जा सकता है। कैसे? स्वाध्याय का मतलब स्वयं अध्ययन करने की प्रवृत्ति। तो
स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। तो स्वाध्याय की यानी स्वयं अपने आप अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और इसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि भी अपन जब पढ़ते हैं तो पठन के मुख्य जो भाव होते हैं, अपन पढ़ते हैं तो जो लेखक लिखता है उसको अपन पढ़ते हैं, तो लेखक ने लिखते समय अनेक प्रकार के भावों को, पठन के मुख्य भावों को प्रकट किया है। तो उन भावों को आत्मसात करने की योग्यता, आत्मसात करने की योग्यता का विकास करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। तो पठन के मुख्य भावों को आत्मसात, पढ़ने के लिए जो मुख्य भाव होते हैं उनको आत्मसात यानी उनको अपने अंदर ग्रहण करना एवं अपनाने की योग्यता का विकास भी मौन वाचन का ही एक प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि वे बालक में चिंतन मनन की क्षमता का विकास करना। तो बालक में चिंतन मनन की क्षमता का विकास तभी होगा जब वो मौन वाचन करेगा, जब वो मन ही मन में पढ़ेगा और मन ही मन पढ़ते हुए उन चीजों को समझने का प्रयास करेगा, तब उसमें उस क्षमता का विकास हो पाएगा। अन्यथा उसमें इस प्रकार की क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा। तो मौन वाचन के अनेक उद्देश्य होते हैं और मौन वाचन आपको मैं बता देती हूँ कि सस्वर वाचन जहां पर प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है, तो वहां पर मौन वाचन उच्च स्तर पर अत्यंत उपयोगी है। इसके माध्यम से ही तो बालक में स्वयं अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास होगा, इसके माध्यम से ही चिंतन मनन की क्षमता का विकास होगा, इसके माध्यम से ही बालक लेखक के भावों को समझने में सामर्थ्यवान बन सकेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे। आगे अपन क्या पढ़ेंगे? अपन ये जो अपनों ने अभिव्यक्ति के प्रकार देखे थे, सहस्वर अभिव्यक्ति होती है, मौन अभिव्यक्ति होती है, उसमें अपनों ने जो प्रकार देखे थे, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उन सभी को समझते हैं। मौन वाचन के भी जो प्रकार हुए थे उनको सभी को समझते हैं कि भाई क्या क्या कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें अनेक चीजें आ सकती हैं। अनेक चीजें कौन कौन सी आ सकती हैं अपन यदि बात करें तो देखिए, पहले तो अपन बात करते हैं जो सहस्वर वाचन था उसमें सबसे पहला प्रकार कौन सा था? आदर्श वाचन। कहाँ होता है आदर्श वाचन? मैंने आपको बताया था कि भाई आदर्श वाचन है वो शिक्षक करता है और शिक्षक कक्ष के दौरान कक्ष में कक्ष में शिक्षण के दौरान शिक्षक कक्ष में जब शिक्षण करवाया जा रहा है तो उस समय शिक्षक स्वयं बोलकर पाठ का वाचन करता है तो वह आदर्श वाचन कहलाता
तो वह कौन सा वाचन कहलाएगा? आदर्श वाचन कहलाएगा, क्योंकि शिक्षक आदर्श वाचन कर रहा है। देखिए, शिक्षक जब आदर्श वाचन करता है ना, तो शिक्षक जो वर्ण होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करता है। प्रयास क्या करता है? करता है वो। क्यों? ताकि छात्र, जो विद्यार्थी है ना, वो उसको सुनकर उसी प्रकार से शुद्ध अनुकरण कर सके। तो शिक्षक वर्णों एवं शब्दों का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करता है, जिससे शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करता है। जब वो शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करता है तो उससे क्या होता है? उससे छात्र सही अनुकरण कर सके। ये लीजिए, तो ये है आदर्श वाचन। कक्ष में शिक्षण के दौरान शिक्षक स्वयं बोलकर पाठ का वाचन करता है, और शिक्षक वर्णों एवं शब्दों का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण इसलिए करता है क्योंकि उसको छात्र अनुकरण करते हैं, या उसका छात्र अनुकरण करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं इसमें और कौन सी चीजें हो सकती है। शिक्षक को इस समय कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि जैसे तैसे पढ़ दिया, लेसन कंप्लीट हो गया, नहीं। आदर्श वाचन ही है जिसके माध्यम से विद्यार्थी को, अब लिखा हुआ विद्यार्थी शुद्ध पढ़ रहा है अशुद्ध पढ़ रहा है, उसे क्या पता चलता है? वो अपनी मर्जी के अनुसार पढ़ रहा है। परंतु जब वो शिक्षक को सुनता है पढ़ते हुए, तभी उसे समझ आता है कि उसने कहां और कैसे कौन कौन सी गलतियां की थी। तो अपन कह सकते हैं कि शिक्षक सभी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। एक तो ये बात होगी कि शिक्षक सभी शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में करें, साथ साथ जो ह्रस्व दीर्घ ध्वनियां जो है, जो ह्रस्व व दीर्घ ध्वनियां हैं के उच्चारण में सावधानी रखें। तो शिक्षक सभी शब्दों का एक तो शुद्ध उच्चारण करें, दूसरा ह्रस्व एवं दीर्घ ध्वनियों के उच्चारण में भी वो सावधानी रखें। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई जिस समय शिक्षक आदर्श वाचन कर रहा है तो उस समय कक्षा में शांति होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि शिक्षक पढ़ रहा है, विद्यार्थी आपस में बात कर रहे हैं तो ढंग से सुनेंगे नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे, तो फिर वहां पर कौन सा कौशल विकसित होगा? हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अपन यूं कह सकते हैं कि आदर्श वाचन के समय कक्षा में शांत वातावरण आवश्यक है। तो कक्षा में शांत वातावरण होना जरूरी है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे और देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी आवश्यक है शिक्षक के लिए,
और वो कौन सी है? उच्चारण स्थानों के अनुसार उच्चारण करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि विद्यार्थी समझ ही नहीं पाए वर्ण कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। उच्चारण स्थानों का मतलब है कि क, ख, ग, घ ये गले से उच्चारित होते हैं, तो गले से ही ध्वनि आनी चाहिए। त, थ, द, ध ये दांतों से उच्चारित होते हैं, तो दांतों से ही ध्वनि आनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि शिक्षक को उच्चारण स्थानों के अनुसार ही वाचन करना चाहिए। तो उच्चारण स्थानों के अनुसार ही शिक्षक को वाचन करना चाहिए, आदर्श वाचन करना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि किसी भी प्रकार से शिक्षक है वो पढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि पाठ में आए ध्वनि चिन्हों एवं विराम चिन्हों, जो पाठ में आए ध्वनि चिन्ह एवं विराम चिन्ह होते हैं, को ध्यान में रखकर ही उच्चारण करना चाहिए। तो शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करे। ज्ञान होता है, परंतु सामान्यतः शिक्षक है वो ध्वनि चिन्हों एवं विराम चिन्हों का प्रयोग ही नहीं करते, वो सीधे के सीधे लय में बोलते रहते हैं। तो इसलिए ये भी आवश्यक यहाँ पर माना जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। अब अपनों ने बहुत सी चीजें देखी कि आदर्श वाचन किस प्रकार से किया जाता है, और आदर्श वाचन जो किया जाता है उसकी रीढ़ क्या होगी या उसका आधार क्या होगा। जिस प्रकार से अपनों ने देखा कि भाई वाचन चाहे वो अनुकरण हो चाहे आदर्श हो, जब भी वाचन किया जाता है तो उस समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हो, कैसे खड़े हो। शिक्षक जब भी आदर्श वाचन करेगा वो खड़े होकर ही करे, न कि चेयर पर बैठकर करे। तो वो आदर्श वाचन खड़े होकर करे, और इसके साथ साथ वो भी पुस्तक को उचित दूरी पर रखे, सही हाथ में रखे, सही प्रकार की मुद्रा रखे। तो ये चीजें भी आवश्यक है, क्योंकि इन चीजों को देखकर ही बच्चे अनुकरण करेंगे। और सामान्यतः आजकल तो बच्चे इतने एडवांस होते हैं कि कह भी देते हैं कि शिक्षक तो करते ही नहीं है, तो हम कैसे करें। तो इसलिए आवश्यक है कि बच्चों को यदि हम सिखाना चाहते हैं तो उसका प्रयोग सबसे पहले हम करें। और इसके साथ साथ मूलतः अपन एक चीज और देख सकते हैं, वो है भावानुकूलता। भावानुकूलता, तो भावानुकूलता का क्या मतलब है कि जो भी शिक्षक है वो भावानुकूल उच्चारण, या मैं यूं कहूं कि भावों के अनुसार पर्याप्त उतार चढ़ाव के साथ आदर्श वाचन हो। अत्यंत महत्वपूर्ण बात और अंतिम बात, तो आदर्श वाचन के भी बहुत सारे नियम है भाई। आप शिक्षक बनने जा रहे हो, तो शिक्षक बनने के लिए आप यूं मत समझिए कि जैसे ही रीट पास होगी वैसे ही आप शिक्षक बन गए, और शिक्षक बन गए तो आपके लिए सब चीजें आसान है। नहीं, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि एक बहुत अच्छे शिक्षक बने और आपको आपके विद्यार्थी फॉलो करें, वो भी ऐसे चाहे कि हम भी हमारे शिक्षक जैसा बने, तो उसके लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन भी लाना पड़ेगा, अपने अंदर उन कौशल को लाना पड़ेगा जो एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्वनियों का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान, ये सब चीजें आवश्यक है। और ये नहीं है कि हिंदी के शिक्षक के लिए ही आवश्यक है,
यदि आप सामाजिक अध्ययन से संबंधित है और सामाजिक अध्ययन में भी यदि आप आदर्श वाचन कर रहे हैं और वहां पर भी यदि आप शब्दों का अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका जो प्रभाव है वो नकारात्मक विद्यार्थियों पर पड़ेगा। तो इसलिए आपको इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। उसके बाद अपन देखते हैं आदर्श वाचन के बाद दूसरा कौन सा देखा था आपनों ने, अनुकरण वाचन देखा था। तो अनुकरण वाचन की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। अनुकरण वाचन करता कौन है, विद्यार्थी करते हैं, और विद्यार्थी किसको देखकर करेंगे, शिक्षक को देखकर करेंगे। तो दूसरा अपन समझ सकते हैं सहस्वर वाचन में अनुकरण वाचन कौन करता है, विद्यार्थियों द्वारा। अनुकरण वाचन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है, और जब विद्यार्थी अनुकरण वाचन करते हैं तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले वो किसको ध्यान में रखते हुए अनुकरण वाचन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो वो शिक्षक का अनुकरण करते हैं। तो वो किसका अनुकरण करेंगे, शिक्षक के आदर्श वाचन का अनुकरण करते हुए वो अनुकरण वाचन करते हैं। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि विद्यार्थी सामान्यतः शिक्षक के आदर्श वाचन का अनुकरण कर पठन करते हैं तो वहां अनुकरण वाचन माना जाता है। पहली बात तो अनुकरण वाचन कहते किसे हैं, तो ये लीजिए परिभाषा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। हालांकि अनुकरण वाचन की कोई अलग सी विशेषताएं नहीं है, वही है जो आदर्श वाचन की होनी चाहिए या आदर्श वाचन की थी जो अपनों ने पढ़ी। वो सारी की सारी चीजें अनुकरण वाचन के लिए भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि वाचन किया जा रहा है और वो भी सहस्वर वाचन। तो सहस्वर वाचन के लिए सारी की सारी वो चीजें आवश्यक है जो आदर्श वाचन के लिए अपनों ने समझी है। जैसे कक्षा में शांति होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं या आप शिक्षक के तौर पर कक्ष में हैं और आप शिक्षण करवा रहे हो और शिक्षण करवाते करवाते आपने जैसे ही आदर्श वाचन किया, उसके बाद आपने किसी बच्चे को खड़ा करके और अनुकरण वाचन करने के लिए या फिर आपने पाठ का वाचन करने के लिए उसको बोल दिया। अब विद्यार्थी पाठ का वाचन कर रहा है, विद्यार्थी पाठ का वाचन कर रहा है और जैसे ही विद्यार्थी ने पाठ का वाचन शुरू किया वैसे ही अन्य विद्यार्थियों ने बोलना शुरू कर दिया। अब अन्य विद्यार्थियों ने बोलना शुरू कर दिया, कक्षा का वातावरण शांत नहीं है, तो वहां पर न तो आप समझ पाएंगे कि विद्यार्थी ने शुद्ध उच्चारण किया है कि नहीं, विद्यार्थी ने ह्रस्व एवं दीर्घ मात्राओं का ध्यान रखा है कि नहीं, विद्यार्थी ने शब्दों एवं ध्वनियों को शुद्ध रूप में बोला है कि नहीं। तो आप इन सभी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। साथ साथ और जो अन्य विद्यार्थी कक्ष में बैठे हैं वो भी समझ नहीं पाएंगे। तो जब आप कोई भी विद्यार्थी जो अनुकरण वाचन कर रहा है वो गलत शब्द का उच्चारण करता है और उसी समय आप उसे समझाते हैं, आप उसे वहां पर उस शब्द का उच्चारण बताते हैं, तो सभी के सभी विद्यार्थी अनुकरण वाचन पर ध्यान भी देते हैं, उसे समझते भी हैं और उसमें आगे अनुकरण करने का प्रयास भी करते हैं। तो इसलिए एक तो कक्ष का वातावरण शांत होना चाहिए, दूसरा जो है वो ह्रस्व एवं दीर्घ ध्वनियों का उच्चारण कैसे करना है। ह्रस्व के उच्चारण में हल्का
वायु का दाब लगेगा, जबकि दीर्घ ध्वनियों के उच्चारण में ज्यादा वायु का दाब लगेगा। तो इसलिए आप वो भी ध्यान रखें कि जो भी विद्यार्थी अनुकरण वाचन कर रहा है वो ह्रस्व दीर्घ ध्वनियों के उच्चारण की तरफ ध्यान दे रहा है कि नहीं। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ह्रस्व को दीर्घ जैसा बोल रहा हो। इसके साथ साथ वो जैसे ही उच्चारण कर रहा है उसमें आरोह है अवरोह क्रम आ रहा है कि नहीं। वो यति, गति, लय, प्रवाह है, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग कर रहा है कि नहीं। यानी जो बातें अपनों ने, जो विशेषताएं अपनों ने आदर्श वाचन में देखी थी, जो शिक्षक के लिए आवश्यक थी, वो अब शिक्षार्थी के लिए भी आवश्यक है। यानी शिक्षक को ध्यान रखना है कि शिक्षार्थी उन सभी चीजों को पर्याप्त रूप से प्रयोग कर रहा है कि नहीं। और अंतिम बात वही जो आदर्श वाचन के लिए अपनों ने समझी थी, भावानुकूलता। आप पूरा प्रयास करवाइए, आप शिक्षक हैं तो आप भाव के अनुसार उच्चारण कर लेंगे, आदर्श वाचन कर लेंगे, परंतु विद्यार्थियों में ये जल्दी से कला विकसित नहीं होती। तो उसके लिए आपको विशेष तौर पर प्रयास करना होगा। आप समय समय पर विद्यार्थी को बताएं कि किस प्रकार से किस भाव के लिए शांत रहते हुए पठन करना है, किस भाव में जोश आना चाहिए और किस भाव में सामान्य रहना चाहिए। तो इस प्रकार से भावानुकूल जो है वो वाचन भी होना चाहिए। तो अपनों ने कौन कौन सी चीजें देखी है। एक तो कक्ष का शांत वातावरण हो गया। और दूसरा मैं सिर्फ और सिर्फ इतना लिख रही हूं कि ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण। अब ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण में आप उन सभी चीजों को ले लेंगे जो मैंने आपको बताया, यति, गति, लय, विराम चिन्ह, प्रवाह, सारी की सारी चीजों को ले लेंगे। और अंत में भावों के अनुसार वाचन। तो भावों के अनुसार यदि वाचन विद्यार्थी करने लग जाता है तो उसका अनुकरण वाचन भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपनों ने पठन कौशल से संबंधित बहुत सी चीजें देखी, महत्वपूर्ण चीजें देखी। ये सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रीट के एग्जाम में थिंकिंग लेवल वाले प्रश्न आने वाले हैं। तो पठन कौशल में अपनों ने एक तो देखा कि भी सहस्वर वाचन और जो मौन वाचन है उनके उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सहस्वर वाचन के उद्देश्य एक, चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षार्थी हो, उनको शुद्ध उच्चारण करवाना, और मौन वाचन का उद्देश्य स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना है। अब अपन इन सभी का एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में अपनों ने सिर्फ आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन को समझा है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वाचन के प्रकारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।